माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था बोर मॉडल ऑफ एटम। वहाँ पर हमने एनर्जी का फॉर्मूला किया था, एनर्जी En इक्वल टू -13.6 Z²/n²। तो इसका मतलब क्या था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑल टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है, उसके पीछे एक्चुअल में क्या लॉजिक है वो समझना है हमें। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है उसको हम नेगेटिव एनर्जी क्यों लेते हैं, उसके पीछे का लॉजिक आज हम समझेंगे। तो देखिए जरा, अच्छा कोई से भी चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, F क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज या फिर चार्ज पार्टिकल्स। F इक्वल टू Q के Q1 Q2 अपॉन R²। K क्या है, कांस्टेंट है। Q1 और Q2 क्या, उन बॉडीज के चार्ज है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस Q1 होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और Q2 होगा न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन की वजह से चार्ज आ रहा है, अपॉन R²। R क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। तो जो भी चार्ज बॉडीज हैं उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम R। तो हमें केवल एक चीज समझनी है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसा है उसको देखो। तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। और ये क्या है, इनफाइनाइट ऑर्बिट है, मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर एक ऑर्बिट प्रेजेंट है जिसे बोला हमने इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में होगा इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, तो यहाँ पर कोई से भी अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सपोज करते हैं E इनफाइनाइट में 0। अब E इनफाइनाइट 0 कैसे आएगा वो भी हम चेक करके देख सकते हैं। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला En इक्वल टू होता है -13.6 Z²/n²। अप्लाई करें फॉर हाइड्रोजन एटम। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो हम कौन से ऑर्बिट के लिए चेक करें, इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए। तो E इनफाइनाइट इक्वल टू -13.6, हाइड्रोजन है तो Z होगा 1 अपॉन n। n क्या है, ऑर्बिट का नंबर, तो ऑर्बिट कौन सा, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट लिख सकते हैं 1/0²। इसको सॉल्व करेंगे तो टर्म ऊपर जाएगा, तो यहाँ से E इनफाइनाइट आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ऑर्बिट में है तो एनर्जी सपोज की 0। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा उसका एनर्जी नेगेटिव होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक समझते हैं। सपोज करो यहाँ से आएगा वो थर्ड ऑर्बिट में, अब क्या होगा, यहाँ पर होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और हमने सीखा केमिस्ट्री में कि जब भी अट्रैक्शन सेट होंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन सेट हो गया, एक बॉन्ड टाइप फॉर्म हो गया, और जब अट्रैक्शन सेट होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में भी अट्रैक्शन सेट हुए तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी। अब क्या था, इलेक्ट्रॉन के पास शुरुआत में एनर्जी था 0, अब उसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दिया। तो जब एनर्जी 0 था और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर से समझना एक बार, सपोज करो कोई पर्सन है, उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, वो कुछ डोनेट कर रहा है, तो क्या करेगा, वो नेगेटिव चला जाएगा। तो सेम फंडा में आपने अप्लाई किया कि जो इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी 0 था, लेकिन जैसे वो न्यूक्लियस के पास आएगा तो ऑर्बिट में आने से क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ा सा ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन के बीच, सॉरी ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच कम हो जाएगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज हमने सीखा केमिस्ट्री में कि जब भी अट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज
उसका एनर्जी पहले से 0 था, अब उसने एनर्जी रिलीज किया तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो और पास आया, अब देख लेते हैं थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगा। तो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला होगा -13.6 जेड स्क्वायर की जगह आएगा 1, और n क्या ऑर्बिट का नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ऑर्बिट है थर्ड, 3 स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करेंगे हम, आएगा -1.5 समथिंग, और भी आगे सॉल्व कर सकते हो 1.5 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एनर्जी हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन लेगा तो इनफाइनाइट से न्यूक्लियस के पास है अट्रैक्शन साइड में, तो अट्रैक्शन साइड में टाइम ने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए रिलीज कर दी, और इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियली एनर्जी था 0 और उसने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया, तो उसका एनर्जी होगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम सपोज करें बोलेंगे और पास आ गए, इधर से इधर आ गए, जब और पास आएगा तो चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस और कम हो जाएगा। अभी हमने सीखा जो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा तो एनर्जी और रिलीज करेगा। अब जब एनर्जी और रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी पहले से नेगेटिव था, अब और नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते कैसे होगा। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालेंगे? सेकंड ऑर्बिट में है -13.6 जेड स्क्वायर अपन n स्क्वायर, n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 तो आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड मारेंगे आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसकी एनर्जी होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। अब इसका मतलब क्या है, उसका एनर्जी पहले था -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अब हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका रीजन ये है कि जब और पास आएगा तो और अट्रैक्शन सेट करेगा तो और एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर रहा होगा, यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और पास आया और पास आने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो एनर्जी और रिलीज हो जाएगी। उसका देखते जरा, और ये यहाँ से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन। जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इसका एनर्जी हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या देख रहे हैं हम कि और पास आया और एनर्जी नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों? तो और पास आने से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो अब जब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आएगा तो कुछ एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से या बॉन्ड सेटअप होने से रिलीज करेगा। और कितना रिलीज करेगा, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा एक बात हम समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में होता है तो उसका एनर्जी 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता है तो न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और जब अट्रैक्शन सेट होते हैं केमिस्ट्री में तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेट होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन के पास शुरुआत में एनर्जी थी 0, अब जब वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यही रीजन है बेटा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आते जाते हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और नेगेटिव होता जाता है। उसका रीजन ये है कि पहले उसके पास एनर्जी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे पास आया अट्रैक्शन बढ़ते गए तो एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होता जाएगा। तो देख पा रहे बेटा, इनफाइनाइट ऑर्बिट में एनर्जी था 0, थर्ड में था -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे भी सॉल्व कर सकते हो इसका, मैंने एक डिजिट तक सॉल्व किया। और सेकंड में था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट में था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे पास आएगा उसका एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम ये ट्रांजिशन के टाइम पर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाए या फिर किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट में नहीं है, जंप करके सेकंड में चला गया, थर्ड में चला गया, फोर्थ में चला गया, फिर आगे चला गया। तो एक्साइटेड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या सेकंड या फिर उससे हायर ऑर्बिट में है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे तो उस टाइम पर बोर ने एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया डेल्टा E इक्वल टू EF माइनस EI। EF का मतलब क्या है, फाइनल पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, और EI का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट जिस ऑर्बिट से जंप किया। फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में था और जंप करके चला गया वो सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक। तो यहाँ पर EF होगा हमारा E2 और EI होगा E4, बिकॉज प्रेजेंट था फोर्थ ऑर्बिट में और ट्रांजिशन लेके गया सेकेंड ऑर्बिट में। तो इनिशियल पॉइंट था फोर्थ और फाइनल पॉइंट था सेकेंड। तो फाइनल पॉइंट जब लेंगे हम E2 और इनिशियल पॉइंट होगा हमारा E4। तो ये वो केसेस है जब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहा है। लेकिन सपोज करो कुछ हम डिफरेंट केस लें कि अब ये सपोज करें कि पहले प्रेजेंट था वो सेकेंड ऑर्बिट में और जंप करके चला गया फोर्थ ऑर्बिट। तो इन दिस केस यहां से ट्रांजिशन लेके फोर्थ में गया तो फाइनल पॉइंट होगा E4 और इनिशियल पॉइंट होगा हमारा E2। तो EF का मतलब फाइनल एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल या फिर ऑर्बिट जहां पर वो जा रहा, और EI का मतलब इनिशियल पॉइंट जहां पर पहले वो प्रेजेंट था। अब जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी इन ट्रांजिशन में उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डेल्टा E इक्वल टू EF माइनस EI। अब डेल्टा E नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक। तो जरा एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करो ये केस ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था सेकेंड ऑर्बिट में और जंप करके चला गया फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक। हमने सारे केस में जो एनर्जी लिखा हुआ वो हाइड्रोजन केस सपोज किया। ये सारा हाइड्रोजन का एटम है जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, सेकेंड का -3.4 और थर्ड का -1.5, फोर्थ का -0.85 और ये इनफाइनाइट ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी क्या है 0। मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ हाइड्रोजन का, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल हाइड्रोजन से है। हीलियम का आएगा या किसी और का आएगा तो एनर्जी किसी दूसरे फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अभी केवल एग्जांपल समझना। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकेंड ऑर्बिट में और ट्रांजिशन लेके जा रहा है फोर्थ ऑर्बिट में। तो E4 होगा हमारा 4, EF होगा 4 और EI होगा 2, बिकॉज फाइनली गया कहां पर फोर्थ पर प्रेजेंट था 2 पर। अब E4 का एनर्जी कितना है ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखा हुआ मैंने -0.85 और E2 का एनर्जी कितना है -0.34, तो -3.4। इसको कैलकुलेट करेंगे -0.85 प्लस 3.4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक यहाँ से डेटा आएगा सर 2.55 समथिंग। एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ 2.55 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट जाएगा तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डेल्टा ई का प्लस साइन का मतलब ये कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और डेल्टा ई का माइनस साइन का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो क्या करेंगे, जब इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी सोर्स से
0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप करके कहाँ चला जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में परमानेंटली चला गया। अब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वापस से वो कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो फोर्थ एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में, उसके वापस से कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन ले लेगा। तो हमें केवल ये सीखना है जब ट्रांजिशन हो तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। अब देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो एनर्जी कैसे रेडिएट करता है। तो सपोज करो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में था और फोर्थ से ट्रांजिशन लेकर वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे आ गया, सॉरी फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ गया। तो डेल्टा E होगा EF माइनस EI, तो फाइनल पॉइंट है फर्स्ट तो E1 हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट है फोर्थ तो E4 हो जाएगा। E1 होता है -13.6 और E4 है -0.85, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। तो वही क्या हमने फोर्थ से क्या फर्स्ट का, तो ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब समझते हैं बेटा आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या मीनिंग है। तो आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस से इतना दूर ले जाएं जिससे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रहे। तो अभी आपने सीखा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट है, डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, सेकंड में पहुंचेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएंगे, थर्ड में जाएगा और कम, फोर्थ में जाएगा और कम। तो ऐसे जब इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच निग्लेजिबल हो जाएंगे। तो हम ये सपोज करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से आयोनाइज कर गया। तो अब समझते हैं कभी कभार प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है कि किसी भी एटम में या हाइड्रोजन एटम पर्टिकुलर ले रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है और उसको हमें क्या करना है, आयोनाइज कराना है। तो आयोनाइज कराने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ले जाना है इनफाइनाइट ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाए 0, बिकॉज हमें पता है कि इनफाइनाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 होता है। अब इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है फर्स्ट ऑर्बिट में जहां पर उसका एनर्जी -13.6। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें यदि आयोनाइज कराना है तो इसका एनर्जी 0 करना पड़ेगा और एनर्जी 0 तभी होगा जब इसको हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करें। अभी इसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैं इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर दूं प्लस में, तो इसका एनर्जी हो जाएगा 0। जैसे इसका एनर्जी 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन फॉरन ट्रांजिशन में कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक, अच्छा मैं एक काम करूं, उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा सप्लाई कर दूं, 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करूं, तब क्या होगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में। बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा बचेगा, उस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन क्या बचाएगा, काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड करके मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यदि हम किसी भी पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जितना आयोनाइजेशन एनर्जी उतना एनर्जी तो वो आयोनाइज होने में यूज कर लेगा, बाकी जो बचा हुआ एनर्जी होगा उसको यूज करेगा इलेक्ट्रॉन को एज ए काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जैसा भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था जिसका जहां पर उसका एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसको मैंने 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई किया। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन यूज कर
आयोनाइज होने में, लेकिन बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो था जब इलेक्ट्रॉन था बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में, तब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकेंड ऑर्बिट में, और इसको हमें आयोनाइज कराना है। तो आयोनाइज तभी होगा जब उसका एनर्जी कितना होगा, 0। तो देख पा रहे हैं हम सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0 करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसको प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन को 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा, इलेक्ट्रॉन फौरन जंप करके कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। तो कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है थर्ड ऑर्बिट में, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो जब थर्ड ऑर्बिट में होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तभी आयोनाइज होगा जब उसका एनर्जी क्या हो जाए, 0। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रांजिशन के टाइम पर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन यदि आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए बस